नमस्कार दोस्तों, 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम उसी के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं। तो आप लोग ज़ोर शोर से इसके लिए लग जाइए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकांश लोग तो तैयारी कर चुके होंगे और रिवीजन की तरफ होंगे, लेकिन जो नहीं भी लगे हैं उनके लिए भी देर नहीं हुई है। वो लोग भी सही तरीके से अगर लेंगे तो चीज़ें पॉसिबल हैं। और ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, बीपीएससी के इतिहास की इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी और उम्मीद है काफ़ी सालों तक आएगी भी नहीं। टोटल देखिए इसमें 1957 सीटें हैं, जिसमें से कि 613 वो रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य लिखा हुआ है ना। तो अन्य जो है वो सीडीपीओ है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं वो वाला है। और इसमें लेवल 9 का है वो भी पोस्ट, वो भी छोटा पोस्ट नहीं है, वो भी लेवल 9 का पोस्ट है, जिसमें 12 सीटें हैं और 4 महिलाओं के लिए उसमें से रिजर्व हैं। तो 1957 में से पहले तो ये हटा दिए 12। अब देखिए जो नॉर्मल जो वैकेंसी निकलती है तो 1945 वैकेंसी है, 1945 वैकेंसी जो आज तक कभी नहीं निकली है। 1945 वैकेंसी में से 609 महिलाओं के लिए रिजर्व है और इसमें भी लेवल 9 के पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट हैं, लेवल 6 के पोस्ट हैं। लेवल 6 का तो एक ही पोस्ट है और लेवल 9 के टोटल 15 पोस्ट हैं, मतलब 15 पद हैं जो कि लेवल 9 के हैं। और उसमें से अगर बात करें तो 666 सीटें हैं टोटल लेवल 9 के। ये क्या है, लेवल क्या है, 9, 7, 6, ये सब पे स्केल है ना, उसी हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, वेतनमान है ये। तो लेवल 9 ऊंचा हो गया, लेवल 7 उससे नीचे, लेवल 6 उससे नीचे। तो लेवल 9 के 15 पोस्ट हैं, जिसमें से कि 15 पद हैं, सेवा है, जिसमें कि टोटल 666 सीटें हैं और 194 उसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व है। इस तरह बात करें लेवल 7 की तो टोटल 8 पद ऐसे हैं जो कि लेवल 7 से रिलेटेड हैं और उसमें से 1251 सीटें जो कि टोटल हैं और 406 उसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व है। फिर तीसरी चीज बात करें लेवल 6 की, वो एक ही पद है वो, जिसमें से टोटल 28 सीटें हैं और 9 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब आगे बढ़िए इसके लिए। अब देखिए 20 साल, 21 साल और 22 साल इस आयु वर्ग के बच्चे बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। 20 साल वाली 3 सीटें हैं, जो भी जिसको यूनिफॉर्म जॉब पसंद है, जैसे कि डीएसपी है या समादेष्टा होता है, जो होमगार्ड्स के जो हेड होते हैं जिले में वो हैं, या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट है ना, काराधीक्षक जिसको बोलते हैं, वो तीनों पोस्ट यूनिफॉर्म पोस्ट है, यूनिफॉर्म वाला पोस्ट है। जिसको पावर पसंद है, थोड़ा चमक धमक पसंद है, थोड़ी चैलेंजेस पसंद है, तो उसके लिए ये पोस्ट अच्छे हैं। तो चलिए शुरू से वो तीनों जो हैं वो 20 साल में आप लोग दे सकते हैं, बाकी 22 साल और 21 साल वाले हैं। अब बात करते हैं अलग अलग। देखिए अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीएम बोलिए, एसडीओ बोलिए, एसडीसी बोलिए, वही है अनुमंडल पदाधिकारी, वरी उपसमाहर्ता जिसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है, नो डाउट। और इसके लिए 22 साल आपको चाहिए। 200 सीटें हैं इसकी, 67 महिलाओं के लिए रिजर्व है। 200 सीटें, नॉर्मली वैकेंसी निकलती थी 200, 250 इस तरह की वैकेंसी निकलती थी, लेकिन इस बार जो है 200 की सीटें पूरी की पूरी वो जो है एसडीएम की है ना। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी जिसको बोलते हैं आप लोग, बिहार पुलिस सेवा से रिलेटेड, इसके 136 वैकेंसी है। मतलब ये दोनों वैकेंसी ही देखिए कितनी ज्यादा हो गई, 43 इसमें से रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसके अलावा सारे पोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। और कौन सा पोस्ट जो है, मतलब कौन सा पदाधिकारी क्या काम करता है, इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कोई भी पोस्ट जो है बेकार नहीं है, सारे पोस्ट एक से एक हैं। और उसमें भी लेवल 9 के इतने सारे पोस्ट हैं, लेवल 7 के पोस्ट हैं। जिला समादेष्टा जो हेडक्वार्टर का जो डिस्ट्रिक्ट में हेड होता है वो होता है, और इसमें भी ये भी लेवल 9 का पोस्ट है और 12 वैकेंसी है। इसी तरह काराधीक्षक के 3 वैकेंसीज हैं। राज्य कर सहायक आयुक्त जो मेरी ज्वाइनिंग जिससे हुई थी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, जीएसटी में जिसमें काम करना पड़ता है, और इसकी बहुत सारे पोस्ट हैं। 168 पोस्ट हैं इसके और 55 उसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसमें जैसे प्रमोशन होगा तो आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, जैसे मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, तो बहुत सारी सीटें इसकी भी मौजूद है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये।
अवर निबंधक जो सब रजिस्ट्रार जो बोलते हैं, जो जमीन वाला रजिस्ट्री वाला जो काम होता है, उसके भी 11 सीटें हैं। इसी तरह अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो सब इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो हैं। शिक्षा सेवा, जिसको शिक्षा में बहुत ज़्यादा अभिरुचि है, वो वाले डीपीओ जो बनते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के, जैसे कि मिड डे मील डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, वही सीनियर होके फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, डीईओ। वो है पोस्ट, वो भी 50 पोस्ट हैं, 10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो सहायक निदेशक अलग अलग विभाग में, जैसे समाज कल्याण विभाग में हो गया, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए, बाल संरक्षण सेवा के लिए, ये सब भी पोस्टें ठीक ठाक पोस्ट हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, एक पदाधिकारी, उसकी भी एक पोस्ट है। नियोजन पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारी हो गए, ये जो है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, ये सब यहाँ तक जो है सहायक योजना पदाधिकारी तक, ये लेवल 9 तक पोस्ट है। अब अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी, आश्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक और प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, ये सारे पोस्ट लेवल 7 के हैं। और लेवल 7 में मत जाइए, ये बहुत पावरफुल पोस्ट है और आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलता है, पावर है इसमें, और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे वो आरडीओ हो, देखिए कितनी सारी सीटें हैं, 393, 393 सीट्स हैं। जो एक वैकेंसी निकलती थी पूरी की पूरी, वो 393 सीट्स केवल आरडीओ की पोस्ट हैं, जो बीडीओ बनते हैं, रोड डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलिए। नगर कार्यपालक पदाधिकारी बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। सेम काम जो गांव में करते हैं, जो प्रखंड स्तर पे ये करते हैं, तो नगर में नगर कार्यपालक पदाधिकारी करते हैं। इसकी भी सीटें अच्छी खासी हैं, 59 सीट्स हैं। राजस्व अधिकारी, जो जमीन वाला जो काम होता है, आरओ या वही जो प्रमोशन होकर सीओ जो इसको बोलते हैं, वो पोस्ट है। 287 पोस्ट है, 83 उसमें से रिजर्व है। इसी तरह बहुत सारी की सारी सीटें जो काफी इंपॉर्टेंट है, 233 सीटें आपूर्ति निरीक्षक की हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति में 125 सीटें हैं। मतलब ऐसी वैकेंसी अब दोबारा अभी तो हाल में नहीं आने वाली है, इसीलिए आप लोग जोर शोर से लग जाएं। और एक पोस्ट ये लेवल 6 का है, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ये भी 28 सीटें हैं। तो कोई भी पोस्ट, आप तो जान ही रहे हैं सिविल सर्विसेज है और बीपीएससी है, तो कोई पोस्ट ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सबके कार्य के क्षेत्र अलग अलग हैं, अलग अलग पावर हैं, ठीक है, लेकिन सब लोगों को योगदान देना होता है अपने राज्य की उन्नति में। एक जो मैं अन्य वाला बताया तो सीडीपीओ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग का होता है, उसमें 12 सीटें हैं। ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, जिसकी चर्चा करेंगे। मैं बताया कि महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन होता है बिहार में। इसके बारे में आपको पहले भी पता होगा, इसके बारे में मैं बताया हूँ। इसके अलावा जो दिव्यांग होते हैं, वो दृष्टिबाधित हों, विजुअली इम्पायर्ड हों, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला हो, या डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हो ना, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, मतलब चलने फिरने में दिक्कत हो, 40% ज़्यादा अगर वो डिसेबल्ड है तो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। 4% रिजर्वेशन उसके लिए है। और उसके लिए क्या शर्त है, मतलब कौन सर्टिफाई करेगा, तो जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे उसके प्रमाण पत्र मिलते हैं, जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एक चीज़ लिखी है कि रिक्ति जो पद है, जितने इतने जो बताए हैं 1957 जो पोस्ट हैं, वो पोस्ट टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो घट बढ़ सकते हैं। नॉर्मली बढ़ता ही है, घटता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं कि अपनी वैकेंसी नहीं दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि वो बढ़े कुछ जब वो वैकेंसी दे। तो साइट तो पता होगा www.bihar.bis.nic.in, उसी साइट पे आपको फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन, उसी को भरना है आपको। नॉर्मली 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए आपको स्नातक होना है, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक हो सकते हैं। जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, स्नातक या उसके समतुल्य कुछ भी है तो वो हो सकते हैं। लेकिन जो सीडीपीओ है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उसके लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं कल्याण जो है, श्रम एवं समाज कल्याण, ये 4 सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और
विशेष शैक्षिक योग्यता इसके लिए जो है ना, आप अगर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वैकल्पिक से डालना पड़ेगा, पीटी में ही, मतलब फॉर्म भरते समय ही डालना पड़ेगा। फिर आरक्षण है, आपको पता ही है, आरक्षण है अलग अलग, लेकिन जाति के आधार पर जो आरक्षण है वो बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और कैसे पता चलेगा कि मूल निवासी है? तो वो सीईओ का सर्टिफिकेट होता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो जहाँ के भी आप निवासी हैं वहाँ के जो सीईओ हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, तो वही होगा आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं डोमिसाइल, जिसको बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, वो आपको देना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय अभी तो आपको सिर्फ नंबर डालना पड़ेगा और इशू डेट डालना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसमें जाएंगे साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, तो आपको वो मूल रूप से ले जाना पड़ेगा, उसको सत्यापित करेंगे वो लोग, ठीक है। SC ST हैं तो उनको दोनों चीज चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट चाहिए वो। और ये जो है उनके ये तो अंचल अधिकारी ये जो है वो करेंगे, वही ROCO जो बोलते हैं वही इसको देंगे। स्थायी प्रमाण पत्र हो, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र हो या फिर आपका जाति प्रमाण पत्र हो, वो CO या RO ही इशू करेगा। एक चीज और, जो विवाहित महिलाएं हैं उसके लिए जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पे होगा, ठीक है, पति के नाम पे नहीं, पिता के नाम पे जो निर्गत होता है वही जाति प्रमाण पत्र होगा उनका, और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी उन्हीं का होगा। और ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर्टिफिकेशन होता है, वो वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय उसकी जांच की जाएगी। फॉर्म भरते समय अभी आपको अलग अलग कोटि कोड दिया रहेगा, कोटि जैसे अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 01 है, SC के लिए 02 है, तो वो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वो आपको दिखेगा, वहाँ पे वो डालना होगा आपको, ठीक है। दिव्यांग के लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, डिसेबल्ड जो होते हैं उनके लिए 4% क्षैतिज रिजर्वेशन चाहिए होगा, मतलब उसमें दिया जाता है 4% रिजर्वेशन। ये भी बता दिया कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से निर्गत प्रमाण पत्र ही स्वीकृत होगी। CMO या फिर जो सिविल सर्जन होते हैं वो भी इशू करते हैं, लेकिन वो औपबंधिक होता है। फाइनली आपको जब आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो जाता है तो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी दृष्टिबाधित होते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं, तो उनको लिखने के लिए एक श्रुति लेखक बोलते हैं, वो चाहिए होता है। तो उसके लिए भी जब आप अभी फॉर्म भर रहे होते हैं, अगर वैसे लोग हैं तो फॉर्म भरते समय ही उनको एक उससे रिलेटेड शपथ पत्र देना पड़ेगा, है ना, एक उसकी अनुसूची लगी हुई है उसके आधार पे। महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसी तरह जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको भी 2% रिजर्वेशन है। जो स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते वगैरह है उनको, ऑब्वियसली स्वतंत्रता सेनानी कहाँ पे जीवित रहेंगे। अच्छा, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं उनको सर्टिफिकेशन करेंगे जिलाधिकारी, है ना, जिलाधिकारी या उनके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति हो, पदाधिकारी हो, वो करेंगे उनको। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं उनको भी रिजर्वेशन है, पता ही होगा, 10% रिजर्वेशन उनको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यह है कि महिला के, अगर विवाहित महिला है तो आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी, अगर वो पति के साथ रह रहे हैं तो पति का होना चाहिए, और उसके अलावा स्थायी प्रमाण पत्र, वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र वो होगा पिता का, ताकि वो ये प्रूव हो जाए कि वो महिला जो है वो है बिहार की, ठीक है। हस्बैंड हो सकता है दूसरी जगह रहते हो, लेकिन पिता यहीं के हों, तो जाति के आधार पर जो अगर मिलता है तो वो तो आपको पता है कि वो मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ का होना चाहिए। तो महिला के केस में अगर विवाहित महिला है तो आय परिसंपत्ति वाला चीज होगा पति का, और निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो पिता का होगा। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे PDF के फॉर्म में। तो 100 KB का PDF में आप कन्वर्ट कर लेंगे स्कैन में, और उसको आप अपलोड करेंगे। इसी तरह सिग्नेचर वगैरह 15 KB में ही होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरते समय वेबकैम लगा रहे लैपटॉप या कंप्यूटर पे, ताकि आपकी फ़ोटो आ सके। और जब फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो ज़रूरी है, तो वो क्लियर फोटो है, वो ध्यान रखिएगा। और
सारे प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने पड़ते हैं बताया, और जो इंटरव्यू होता है उस समय आपको उसको वेरीफाई किया जाता है उस समय। तो उस जो आप अपलोड करेंगे उस समय आपको डॉक्यूमेंट नंबर भी डालना पड़ेगा, डेट भी डालना पड़ेगा, और वो मिलान होगा जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय। इंटरव्यू से जस्ट पहले होता है वेरिफिकेशन। तो उसमें सारी चीज़ें, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मैट्रिक के आधार पे ही आपकी एज की गणना की जाती है, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक में जो प्रमाण पत्र है दिया गया है उसी के आधार पे स्नातक वाला अपलोड करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उससे रिलेटेड हो गया, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, सारे जो मैंने जिक्र किए हैं वो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके अलावा उम्र सीमा क्या है, मैं बताया कि मिनिमम तो 20, 21, 22 साल है अलग अलग पोस्ट के लिए, ये देख लीजिएगा, मैं बता भी चुका हूँ। जैसे डीएसपी जो भी यूनिफॉर्म वाले जॉब हैं, डीएसपी हो गए, सीए सुपरिटेंडेंट हो गया, और जिला समादेष्टा जो हो गया उसके लिए 20 साल है। इस तरह 22 साल वाले बहुत सारे हैं, 21 साल वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम एज कितना है, तो जो अनरिजर्व हैं वो 37 साल होंगे, है ना। उसके अलावा जो अनारक्षित अनरिजर्व पुरुष, मेल अनरिजर्व 37 साल होंगे, महिलाएं वही अगर होंगी अनरिजर्व भी होंगी, या फिर वो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, पुरुष या महिला कोई भी, तो उनके लिए 40 साल है। इसलिए एससी एसटी अगर हैं, पुरुष और महिला कोई भी, एससी और एसटी, तो उसके लिए 42 साल है। फिर जो सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार में हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए 5 साल की छूट है, लेकिन उनके लिए अटेम्प्ट भी लिमिटेड है कि एक बार सरकारी सेवा में आ गए, बिहार सरकारी सेवा में, तो उनको 5 अटेम्प्ट ही देने मिलेंगे, लेकिन 5 साल की छूट भी है उनको। इसी तरह जो दिव्यांग है उनको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, जिस भी कैटेगरी के हों, प्लस 10 साल उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, दिव्यांग जो कैटेगरी के हैं। इसी तरह मान लीजिए एनसीसी वाले हैं तो 3 साल उनको मिलता है, या कमीशन ऑफिसर हैं आर्मी वगैरह में, तो उनको 5 साल का उनको की छूट मिलती है उनको अधिकतम उम्र सीमा में। अब कुछ चीज़ें और जान लीजिए, फी वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। 600 फी है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी 200 अलग से है, मतलब टोटल 800 फी है नॉर्मल जनरल के लिए। एग्जाम का पैटर्न पता है, प्री होता है, मेंस होता है, मेंस में रिटन होता है, इंटरव्यू होता है। तो प्री तो होता है क्वालिफाइंग, आपको पता ही है। प्री में स्क्रीनिंग होता है वो, तो प्री जो 150 अंक के होंगे, 150 मार्क्स का होगा प्री, 2 घंटे का होता है। प्री का सिलेबस आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस, मतलब कि ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई ऑप्ट करना है। जो भी तैयारी करना है उसको पता ही होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय है ना, ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस। नेगेटिव मार्क्स के लिए 1/3, मतलब अगर गलत आप करते हैं तो 1/3 नेगेटिव है। इस बात को एकदम ध्यान रखना है, कम से कम गेस वर्क करना है, जितना कंफर्म हो उसको बनाइए आप। 50-50 अगर आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, गुड गेस है, तो उसको आप अटेम्प्ट लीजिए। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। 1/3 नेगेटिव है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत किए तो एक सही क्वेश्चन आपका एक तरह से गलत हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। और टोटल जो पीटी में जो सिलेक्शन होता है, तो वो टोटल वैकेंसी जितनी भी है उसका 10 गुना होता है। तो अब आप जोड़ लीजिए, 1957 है, कितनी आपके सिलेक्शन होंगे पीटी में, उसका फिर मेंस होता है। पहले पीटी में क्या क्या पूछते हैं ये देख लीजिए ध्यान से, यही चीज पूछते हैं अगर आप ध्यान से, इसीलिए जनरल नॉलेज, जीके नहीं बोलते हैं, जनरल नॉलेज नहीं बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं। आपका एक सिलेबस डिफाइंड है। सामान्य विज्ञान पूछेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसको बोलते हैं आप करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, जो बिहार का जो इतिहास है उसकी प्रमुख विशेषताएं पूछेंगे। सामान्य भूगोल पूछेंगे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह भी आ जाएंगी चीज़ें, नॉर्मल जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस वगैरह होते हैं। और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, बिहार का जो है अलग अलग प्रभाग में बांटा गया है बिहार को, भौगोलिक प्रभाग में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बिहार में जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। भारत की राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में, और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, आर्थिक व्यवस्था जो है, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। फिर आज़ादी के पश्चात बिहार में जो अर्थव्यवस्था में चेंजेज आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है ना, नेशनल मूवमेंट, और इसमें बिहार का क्या योगदान है। उसके अलावा जो सामान्य मानसिक योग्यता का, रीजनिंग वगैरह, जो मैथ वगैरह होता है उसके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पीटी में एक निश्चित नंबर लाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग अगर कम कम नंबर ला रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। अब जैसे जनरल के लिए कम से कम 40% नंबर लाना है, 39% नंबर लाएंगे तो आपका नहीं होगा,
नॉर्मली क्या होता है कि एक कट ऑफ हाई ही जाता है, लेकिन ये एक दिया गया कि 40% से आपका नीचे से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर पिछड़ा वर्ग है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अगर SC ST और निःशक्त है, महिलाएं हैं, तो 32% कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे उनको। फिर मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा टोटल, अब इसमें क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो होते हैं आपके केवल पास करने के लिए जरूरी होते हैं, अर्हता जिसको बोलते हैं वो होता है, और कुछ जो होता है जिसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो वो देख लीजिए कि दो पार्ट में हम इसमें बांटा गया है, अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय। ये सबको रखना होता है, अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो 100 नंबर का पहले तो होता है वो सामान्य हिंदी, जिसमें कि 30 नंबर आपको लाने जरूरी है, 30%, लेकिन इसका नंबर ऐड नहीं होगा। लेकिन 30 नंबर से अगर नीचे आया तो आपकी बाकी कॉपी चेकिंग भी नहीं होगी, आप मतलब अगर चेकिंग होते आप पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम 30 नंबर लाना ही लाना है, भले ही वो जुटे नहीं। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल स्टडीज का पहला पेपर, दूसरा पेपर और SC का पेपर। तीनों सब्जेक्ट 300-300 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल 900 नंबर के यहाँ पे हो गए। जो वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, वो आप जो सब्जेक्ट आप डालेंगे वो है टोटल 34 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से जो आपका ग्रेजुएशन में रहा हो या जिसमें आपको इंटरेस्ट रहा हो, जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन वाला ही हो, जिसमें इंटरेस्ट रहा हो वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा 34 सब्जेक्ट्स में से, और 100 अंक का होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, लेकिन इसके नंबर नहीं ऐड होंगे। ये भी अर्हता, एक पर्टिकुलर लिमिट आपको नंबर क्रॉस करना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर बाकी कितना भी आप मेहनत करें उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो 900 नंबर का यहाँ पे नंबर ऐड हो रहा है, बाकी जो भी हो रहा है वो केवल क्वालिफाइंग हो रहा है। इसी तरह अगर CDPO वाला जो बोल रहे हैं जिसके लिए अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या है कि SC पेपर नहीं है। जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें 100 नंबर के हिंदी, जो कि क्वालिफाई करना है आपको, 30 नंबर लाना है। बाकी जनरल स्टडीज 1 और 2 वो आपको 600 नंबर का, 300-300 नंबर का हो गया। आपका यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट में से होगा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। ये 300 नंबर का होगा, है ना। और 300 नंबर में से इसमें जो नंबर आएंगे वो नंबर आपका ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा। मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, है ना। और देख लीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में आते हैं। ये आप देखिएगा, जब क्वेश्चन दीजिएगा तो बहुत सारे लोग दिए भी होंगे, लेकिन आंसर जो है आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिख सकते हैं। मतलब हिंदी लिपि जो देवनागरी लिपि, इंग्लिश मतलब रोमन लिपि, और उर्दू में जो है, ये तीनों भाषा में आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा मान लीजिए आपको ऑप्ट करना पड़ता है किस भाषा में आपको देना है एग्जाम। आप हिंदी में लिख रहे हैं और अधिकांश चीज़ें आप इंग्लिश में लिख दिए तो वो गलत माना जाएगा, उसके नंबर कटेंगे। लेकिन ये है कि आप जो टेक्निकल वर्ड्स हैं या कोटेशंस हैं वो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। फिर जब ये मेंस हो जाएगा तो मेंस के बाद उसमें से जो भी टोटल वैकेंसी है उसकी 2.5 गुना मेंस में से छट के आएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए उसके 2.5 गुना का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और 120 नंबर का होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको भाग लेना अनिवार्य है। कोई मान लीजिए उधर 900 नंबर का हुआ है, 900 में 900 नंबर ले आए, तो 900 ले आए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप इंटरव्यू में नहीं बैठे। तो इंटरव्यू में आपको बैठना ज़रूरी है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। 120 नंबर का मतलब टोटल आपको कितने हो गए, 1020, 900 मेंस के और 120 नंबर इंटरव्यू के, टोटल 1020 नंबर पे ही आपका मेधा क्रमांक बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बोलते हैं उसी पे बनेगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो आप मेरिट लिस्ट बनता है तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर किसका ज़्यादा है, दोनों मिला के 900 प्लस 120 इंटरव्यू वाला, 1020 में किसका नंबर ज़्यादा है। उसमें भी मान लीजिए 2 लोगों का नंबर मैच कर गया, फिर देखते हैं अच्छा रिटेन में किसका ज़्यादा है ना। रिटेन में जिसका ज़्यादा होगा वो आगे बढ़ेगा, उसको रैंक ऊपर देगा, क्योंकि एक एक रैंक के लिए एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा फाइट होता है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हो सकता है कि मेंस में भी नंबर जो है वो बराबर हो गए, तो आपका जो वैकल्पिक विषय है ऑब्जेक्टिव उसमें देखा जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आवेदन कब से प्रारंभ होगा, तो 28/9/2024 से, और कब खत्म होगा तो 18/10/2024। ध्यान रखिएगा, फॉर्म किसी को अगर भरना है तो डिले मत हो, है ना। 18/10 लास्ट डेट है, 18 अक्टूबर, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं बता दिया हूँ कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पीडीएफ में अपलोड करना है, और यही साइट है www.bpsc.bih.nic.in, फिर यह www.onlinebpsc.biharbihar.gov.in, ये देख लीजिएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान रखना है, बनाना है, ध्यान रखना है उसको, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर पहले से कोई फॉर्म भरे होंगे तो पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वही चलेगा, लेकिन नया कोई फॉर्म भरने का तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। और वो मोबाइल जो भेजते हैं ना, मोबाइल नंबर पे ही वो पासवर्ड वगैरह ओटीपी वगैरह भेजते हैं, तो पासवर्ड और यूजर आईडी बनेगा जो, वो आपका अंत तक रहेगा। मेरे साथ ये दिक्कत हो चुकी थी, मेरा मोबाइल जब खो गया था तो बहुत दिक्कत हुई फिर रिट्रीव करने में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, वो मिस ना हो, कोड लिख लीजिएगा कहीं नहीं तो, ठीक है। इनफैक्ट मोबाइल पे ही ओटीपी वगैरह आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं बताया 100 KB में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालने हैं, साइन वगैरह जो होगा वो आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में 15 KB का होगा। वन टाइम यूजर नेम पासवर्ड के बारे में आपको बता ही दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, सब लोग आप लोग लगे ही होंगे तैयारी करने में, लेकिन जो नहीं लगे हैं उनको आप ध्यान रखना है और शुरू कर देना है जल्दी से। वैकेंसी अच्छी खासी है और हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तैयारी कीजिए जोर शोर से। थैंक यू।